आप सभी का स्वागत है राजस्थान संवाद पर। और राजस्थान संवाद हमेशा मौके मौके पर लेकर आता है इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस उन मुद्दों पर जिन पर कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता जरूरी है, और उन मुद्दों की पूरी जानकारी होना सबको बेहद जरूरी है। और इस समय ऐसा ही एक मुद्दा पूरे देश में चल रहा है कि क्या भारत की चुनाव प्रक्रिया पूरी एक साथ हो सकती है। चुनावों में होने वाला जो अदम्य खर्च है वो खर्च उससे कम हो सकता है। क्या खर्चे के साथ साथ जो विकास होने की गति आचार संहिता की वजह से धीरे होती है वो गति तेज हो सकती है। और तमाम सारे प्रश्न हो रहे हैं जब से केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं एक कमेटी बना दी है कि किस तरह से भारत में एक साथ चुनाव हो पाए, वो कमेटी देखे। और उसके बाद एक विशेष सत्र भी बुलाया है जिससे कहीं ना कहीं सियासी हलकों में एक बहुत ही हलचल सी मच गई है, और कहीं ना कहीं देश में भी इस पर बहुत ज्यादा बात होने लगी है। और इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज्यादा जानकारी देने के लिए और कहीं ना कहीं लॉ का पर्सपेक्टिव देने के लिए मेरे साथ मौजूद है गाल्टर के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर M.K. भंडारी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विधि क्षेत्र में दी और अपने आप को वो विधि का विद्यार्थी कहते हैं। हालांकि बहुत लोगों को ये विद्या वो दे चुके हैं। और उन्हीं के साथ हमारे साथ बहुत ही लर्निड प्रोफेसर डॉक्टर बिलिगिल जयसिम्हा सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड टुडे we'll talk about this very important and pertinent topic, that can elections be held in India together? Because if it happens, there are pros and pros only, but some people are saying that there are some cons of it as well. Let us discuss this very pertinent topic. और इसमें सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं गाल्टा के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर M.K. भंडारी सर को। सर, कानूनी दृष्टि से ये कितना पॉसिबल है? क्योंकि भारत में हर समय चुनाव होते ही रहते हैं, आचार संहिता लगती ही रहती है, विकास के पहिए रुक जाते हैं। क्या ये हो सकता है? विकास की गति तेज हो सकती है? Thank you, Varun Bansali, CEO of the popular YouTube channel with lakhs of the subscribers, राजस्थान संवाद। और मुझे राजस्थान संवाद के माध्यम से अपने विचार समसामयिक मुद्दों पर, कंटेम्पररी इश्यूज पर समय समय पर आपके साथ शेयर करने का अवसर मिलता है। अभी 3 दिन पहले ही हमने इंडिया बनाम भारत पर चर्चा की थी। उससे पहले कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, मेरे साथ आज हमारे मित्र और गाल्टर के एक प्रमुख सदस्य B.V. बेलाड लॉ कॉलेज बेलागावी, जो कि KLE लॉ सोसाइटी, which is 107 years old society of the South and pioneer in medical and legal education, आप उसी घटक की एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसी वर्ष फरवरी में हमने बेलागावी में गाल्टर और B.V. बेलाड लॉ कॉलेज के जॉइंट कोलैबोरेशन में एक शानदार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि अपने आप में एक यादगार, इज ए मेमोरेबल इंटरनेशनल इवेंट। एंड वी हैव वेरी पर्टिनेंट relationship, ongoing relationship with B.V. Ballard Law College and the entire KLE Law Society. Now, you have raised whether we should have one nation, one election, and is it legally, constitutionally possible? मैं अपनी बात, I want to start my talk with one quotation. Elections are heartbeat of democracy. जैसे कि हृदय के धड़कने के लिए हार्ट बीट जरूरी है, वैसे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए समय समय पर चुनाव, जनता अपने प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को चलाए। लेकिन जैसा हम ये भी जानते हैं कि देयर इज ए मोर हार्ट बीट देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द हार्ट। हम लोकतंत्र को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्या कि लोकतंत्र में
चुनाव एक अवसर होता है जब हम अपनी बात को, अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। लेकिन 1967 के बाद, 1967 तक तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम, कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, लोकसभा स्वयं भंग हो गई, तो जो एक तारतम्य था, एक कंटिन्यूटी थी, वो डिस्टर्ब हो गई। अलग अलग राज्यों के अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। अभी हम देख रहे हैं राजस्थान के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, तेलंगाना के होंगे, फिर 24 में लोकसभा के होंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस, वी आर इन कॉन्स्टेंटली इन इलेक्शन मोड, सो दैट excessive and fast heartbeat is not good. Now the point is, how can we restore the system of one nation and one election? I am again not going to, as you know, I generally not avoid discussing politics. There are some political parties, they say it is not possible, it is a political move by the Prime Minister, and there are so many allegations and counter allegations. पर मैं आपको कानूनी रूप से बताता हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ विधि के निर्माण में अपने अपनी रिकमेंडेशंस देता है, और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश, उसने 1999 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, 1999 में। उससे पहले चुनाव आयोग ने फिर कोशिश की थी कि हम एक साथ चुनाव कराएं, लेकिन तत्कालीन सरकार ने 1993 में उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लॉ कमीशन ने ये कहा है, और मैं भी इस मत से सहमत हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये जनता बीजेपी आई 2014 में, तो 2015 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुई, और उसमें हमारे मित्र और समय के स्टेट लॉ मिनिस्टर पीपी चौधरी जी उसके संयोजक थे, उस पार्लियामेंट्री 14 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी। और वो हैदराबाद भी आए थे लोगों से मिलने, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैंने अपनी बात उनके सामने रखी कि ये कैसे हो सकता है और इसके लिए क्या क्या संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। तो ये बात ऐसा नहीं है कि अचानक उठ गई। दिस discussion is going on since long time, and when the present Prime Minister Honorable Modi sir was the state chief minister in Gujarat, he again raised this issue, can we think of one nation one election? And now when he has put up this issue, and probably when there is a special session from 18 to 22 second 5 days session, perhaps this issue may come up. And for that they have already constituted a 8-member committee headed by our former President of India, Honorable Ramnath Ji Kovind, and other members. The Congress, as a opposition leader, Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, has declined to join. So this is the current situation. Now, as you said, what changes are to be done? My friend Professor Jessima will throw light on other issues. I will come to the 5 constitutional provisions. Article 83, the term of the Lok Sabha. Article 85, 85 clause 2, that unless dissolved sooner, the term of the Lok Sabha, because Rajya Sabha is not suspended, Rajya Sabha is not dissolved, it's a permanent body. Lok Sabha is dissolved and elections are held every 5 years. So it says, unless the president dissolved the House of the People, that is Lok Sabha, sooner, it will have a 5-year term. अब हमको सिर्फ इतना सा करना है कि unless dissolved earlier, मतलब फिक्स्ड टर्म 5 साल का होगा। ब्रिटेन में एक कानून बना हुआ है जिसमें इस बात को इंश्योर किया गया है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको वहां की लोकसभा कह सकते हैं, उसका टर्म 5 साल होगा। तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, ये हमको संशोधन करना पड़ेगा। इसी तरह से असेंबलीज में, असेंबली में भी कई जगह पे 2 सदन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती है, असेंबली डिसॉल्व होती है, 5-5 साल में चुनाव होते हैं, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। बस 172 और 174 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 172 और 174, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डील करते हैं, वहां पर भी हमें संशोधन करना पड़ेगा कि पहले डिसॉल्व नहीं हो, 5 साल का टर्म पूरा करेगी।
अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो आप ये बताएं कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या बनेगी। यानी सदन डिसॉल्व नहीं होगा, सरकार आ सकती है और जा सकती है। आपको अल्टरनेटिव सरकार का विकल्प दोगे तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। ये एक सोच है जिसको विकसित करने की जरूरत है। फिर आर्टिकल 356 जिसके द्वारा वर्षों तक 103 बार 103 टाइम्स the state assemblies were dissolved and the president rule was imposed. After SR Bombay's judgment in Supreme Court, the practice has stopped. Again, we have to amend that. And accordingly, we have to amend Representation of People Act, procedures and rules of the Election Commission. Election Commission is ready. Law Commission is ready. Election Commission has given a blueprint. If we want to do it, what funds we need, what infrastructure we need, but we can do it. They are ready to do it in 2024 or 2025. Now, for that, certain political arrangements and consensus, because we have to amend the constitution. So, two-third majority in parliament, both houses, and then state assemblies, they have to agree. Then we can do the amendment. Election Commission can gear up itself for doing simultaneous election, and there will be many advantages for that. So those points I would request Professor Jaisima to address. So this is my viewpoint, and this is the viewpoint of Law Commission of India, the Election Commission of India, and majority of the people, leave aside the political parties, आम जनता जो कि बार बार चुनाव से परेशान होती है, आचार संहिता लग जाती है, सारी व्यवस्था चली जाती है, शिक्षकों को और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, प्रशासन ठप हो जाता है। ये सारी बातें अगर एक साथ 5 साल में एक बार हो जाए, 2-3 महीने के अवधि में, तो उसके बाद 5 साल आराम से शासन चल सकता है। तो ये मेरा अपना बात है। और कहीं ना कहीं इससे एक और बात भी उभर कर आती है कि जब इलेक्शन बार बार होते हैं देश में तो करप्शन भी उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन एक बार होने से उस पर भी कुछ लगाम लग सकती है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अपना कहना है, उनका कहना है कि वेव्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी। अगर मोदी वेव चल रही है तो उसमें विधानसभा चुनाव भी उसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक्स दिए जा रहे हैं। एक लॉजिक और भी दिया जा रहा है कि अगर बहुमत नहीं आता ऐसे केस में क्या होगा। इस तरह के और लॉजिक्स दिए जा रहे हैं। सो अब मेरे साथ डॉक्टर बेनिवल जैसिमा सर हैं। सर, इन सारे विषयों पर आपका क्या कहना है? Good evening and namaskar. It's a great honor for me to participate in this intellectual discussion. One nation, one election, as the debate is going on for many years. As after listening to Professor Bhandari, it has been a great pleasure to listen to him, and also a pleasant experience for me to participate here. As rightly said by Professor Bhandari, this one nation and one election is not new to this country. As Professor was pointing out that till 1967 we had the simultaneous elections for the assemblies and Lok Sabha. But after that, because of the political equations changing and dissolutions and of the state assemblies or Lok Sabha defections, of course, now the tandem is broken. Now the question is how we can bring it to this. As Professor has pointed out, what are the legal inputs that we have to make, or what are the amendments to the consent provisions in the Constitution and also to the laws which are to be made. I'd like to focus that there are few benefits which by having this what you call one nation, one election. But before that, Mr. Varun, I would like to point out that whenever something new is proposed, in India, we have a tendency that to look into the negative aspects of the good things. So as this has been proposed, in most of the debates that I have seen or I have heard or I have participated, I find more negativity among the people rather than looking at the bright spot of the issue. Since we are probably we have that tendency in our mindset like that, but that has to change. But if you see, when we have one nation and one election, it doesn't mean that all the voters in the country vote in one day. It's not that. First, we have to understand that one nation, one election means election are not on one day, but election will take place in 3/4 span
span of 3 4 months. And when a voter votes, he votes not only for the state but also for the parliament. And this will not take place in one day, but it will take place in few months. This one has to understand. And secondly, when we have one nation, one election, one benefit which I always look into this is that we can have a focus in governance. See, what is happening is every year we have elections in our country, in some or other states, whether it is in so 24 we get Lok Sabha, but by the end of this year we're already having few states going for assemblies. So this will put sometimes the functioning of the government at a standstill, because whenever election comes, we'll have the code of conduct and certain policies cannot be implemented. So government is unable to focus on the governance. See, in Karnataka, we had elections recently, but immediately the party which came into power now, it is concentrating on Lok Sabha election. So therefore, it hurdles whatever the governance in the country. So in the state. So therefore, this one nation, one country will have a focused government. Once the elections are over, the government can freely focus on the governance, number one. And number two, as Professor Bandari was mentioning, we can reduce the cost. Now you see, when multiple elections will have multiple cost factors, but when we go for elections simultaneously, we can reduce what you call the cost also. And as you only telling that the corruption is also going. Now multiple elections, there will be corruption, the growth of corruption that can be curtailed, because the main thing is in India, in Indian politics, what we find is the horse trading is rampant. So the people get selected from one party, after 2 or 3 months they resign and again get by election, like that. So this horse trading can be reduced. We can prevent the horse trading and we can end this. So these are all some of the bright spots, and there are many other bright spots like that. Deployment of security forces. So the once for all, the forces can be deployed in, and they need not travel every time. Now you see, every time when one election takes place in one state, the central has to, or state has to get forces, security forces from other states, like that. It's all, we all can reduce that, and more importantly, the fatigue of voter can be reduced. Now, what happens when when elections submit, when elections go on every year, the voter in this country is unable to concentrate as to where he has to vote and why he has to vote, like that. So these are all some of the benefits that I look, but there are some challenges. I hope after some time I can come back with what are the challenges that we can have, we have to face when implementing this. But before I end, 1999, I remember Justice Jeevan Reddy, when he was the Law Commission chairman, he proposed this. But in 2018, we have got one more Law Commission report headed by Justice B.S. Chauhan. He said that he only declared that under the existing legal and constitutional framework, one nation and one election is not possible so immediately. Yes, of course, he has come up with a few options, and those options can be considered for this particular issue, I feel. So I leave it to, again, another panelist. Thank you so much, sir. But one question Varun, which is arising right now is, can one nation, one election can be done right in 2024 when the Lok Sabha elections are happening? Can it be done so early? So I would like to come again to founder of Galter, Professor Dr. M.K. Bhandari, sir. Yes, Varun. Before I respond to your question, I would make some footnotes for some clarifications of what Professor Jaisima has very rightly said, that there are some challenges, and Law Commission recent report has given certain new suggestions. Those are also good ones. But let me tell you the economic aspect. There are three aspects: legal aspect, political aspect, and economic aspect. India is the country which conducts election in the most economic way. It is recorded. All election commissions or election bodies of different countries, they spend 3 to 4 times more than our election commission of India spent on elections. In 2019, the last election, the election commission spent 9,000 crore, 9,000 some crores on election. The total expenditure on the election in 2019 was 60,000 crore. What does it mean? The election commission spent only 9,500
or something, some crores, but rest of the amount was spent by political parties. That too as per the record, but beyond record, how much amount was spent is cannot be calculated, because we have seen when election comes, the crores and crores of rupees are captured by agencies, CBI and other agencies. They are transferred from one place to another place for kickbacks to the voters. Voters को लुभाने के लिए शराब चलती है, रुपए चलते हैं, और भी कई बातें। खैर, मैं वो बात नहीं कर रहा। अब प्रश्न ये आया कि इसमें हमको जब इलेक्शन कराने पड़ेंगे एक साथ, हो सकता है आपने जैसा पूछा 24 में तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए कई असेंबलीज को डिसॉल्व करना पड़ेगा प्री मैच्योर, जिन जैसे कर्नाटका ने अभी चुनाव कराए। अगर आपको 24 में कराने हैं तो कर्नाटका सरकार को, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली को तैयार करना पड़ेगा कि भाई आप एक बार वापस चुनाव में जाइए। अब सब असेंबलीज के चुनाव 24 में होंगे, लोकसभा के बाद में होंगे या पहले होंगे, वो अलग बात है, वो एक शेड्यूल बन सकता है। लेकिन उसके लिए तैयारियां जो करनी पड़ेगी, एक बार हमारी कॉस्ट बढ़ेगी चुनाव कराने की। कैसे बढ़ेगी? इस समय हम लोग 12 लाख वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीपीएट जो कि वेरिफिकेशन करता है, वो मशीनें हम यूज कर रहे हैं। अगर हमको एक साथ चुनाव कराने हैं, जैसा प्रोफेसर जयसीमा ने सही कहा कि एक साथ का मतलब ये नहीं है कि 15 तारीख को पूरे देश के सारे चुनाव हो जाएंगे, असंभव है। वो 1 महीना चलेंगे, 2 महीना चलेंगे, लेकिन होंगे एक साथ। वोटर को बार बार बूथ पे नहीं जाना पड़ेगा कि 24 में लोकसभा के लिए जा रहा हूँ, 26 में विधानसभा के लिए जा रहा हूँ, 28 में और किसी के लिए जा रहा हूँ। ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, और इसीलिए एक प्रश्न ये भी आया कि शायद लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया जाए। पहले भी हुआ था इमरजेंसी में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने किया था। हो सकता है कार्यकाल बढ़ा भी जा सकता है। तो 25 तक हम सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कंपनी बनाती है वो भी समय चाहती है। 30 लाख मशीनें हमको चाहिएगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने हैं। पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, जो एम्प्लॉय है उनको ड्यूटी पे लगाने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिएगा। ये सारी बातें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हो सकती है। देखिए, आज जो हमारी लीडरशिप है उसमें इतनी शक्ति है, डिटर्मिनेशन है कि ये सब चीजें असंभव नहीं है, संभव हो सकती है। जनता का भी सहयोग रहेगा, राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग रहेगा। लेकिन जैसा आपने पूछा कि 24 में ये संभावना मुझे नजर नहीं आती, उसके लिए हमें साल भर की तैयारी करनी पड़ेगी। और उस तैयारी के साथ चुनाव आयोग ये कह रहा है हम 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट बनाने को तैयार है। आप एक वोटर लिस्ट है, ऐसा नहीं कि राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, कर्नाटक की अलग है। लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम छूट गया। जब पूरे देश में एक आधार बन सकता है प्रत्येक नागरिक का, 130-135 करोड़ आधार बन सकते हैं, तो वोटर्स तो जो 18 साल से ऊपर है वो है, तो उतने करोड़ वोटर लिस्ट क्यों नहीं बन सकती? अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है, डेटा है, सब कुछ है, तो ये संभव हो सकता है। सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स की थिंकिंग की जरूरत है। हमें नया सोचना पड़ेगा, नवाचार लागू करने पड़ेंगे। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इट इज नॉट पॉसिबल, ये मेंटेलिटी हमको छोड़नी पड़ेगी। जैसा कि प्रोफेसर जयसिम्हा ने राइटली कहा, हम हमेशा नेगेटिव साइड ही देखेंगे, कैसे होगा, कहाँ से इतना पैसा आएगा, कहाँ से इतने लोग आएंगे, मिलिट्री फोर्स कहाँ से आएगा। ये सब चीजें हमको कैसे करना है, इस पे सोचना होगा। इसके लिए क्या जरूरत है, और मैं समझता हूँ ये हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा, 24 में मुझे संभावनाएं कम नजर आती है। 25-26 तक, 2025-26 तक ये हो सकता है। और अभी से अगर हम मानसिकता बनाएं और असेंबलीज को तैयार करें, स्टेट्स को तैयार करें, ये सबके फायदे में। देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि बीजेपी आ जाएगी या कांग्रेस आ जाएगी या वो पार्टी आ जाएगी, कोई भी आओ, आखिर तय तो जनता करती है। जनता एक राज्य में कांग्रेस को जिताती है, दूसरे में बीजेपी को जिताती है। जनता सर्वोपरि है, और जनता को हम सामान्यतः प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ प्रभाव करने के फॉर्मूले चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे भारत की जनता बहुत समझदार है। चाहे वो कम पढ़ी लिखी है
चाहे गांव में रहती है। मेरा ये विश्वास है कि हमारा जो वोटर है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, युवक है, वो बहुत समझदार है और वो देश के प्रति अपनी जवाबदारी को जानता है। कहीं कहीं कमियां हैं, कहीं कहीं चुनाव आपराधिक लोग जीत के आते हैं, वो कुछ कमियां हैं, लेकिन समय के साथ वो भी कमियां दूर होगी और हम एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का जो हमारा गोल है उसको हम पूरा करेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। सर, जब ये बात चल रही है पूरे देश में तो कुछ मुद्दे और भी उठ रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर बेलिगल सर ने कहा कि कुछ लोग नेगेटिव भी कह रहे हैं। तो ऐसी चीजें बीच में आ रही है कि अगर बहुमत नहीं मिलता किसी राज्य में या किसी राज्य विधानसभा को बहुमत नहीं मिलता, उस केस में क्या होगा? क्या इस पर भी कुछ उपाय सोचे गए हैं? और जैसा कि आपने बताया कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता था, तो उस वक्त उस पर क्या उपाय होते थे? इसी के साथ मैं ये प्रश्न भी पूछना चाहूंगा कि अगर ये चीज, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट जो इलेक्शन कमीशन की है वो तो बचेगी ही, पर जो ये बेहिसाब खर्चा होता है उस पर भी बहुत हद तक लगाम लगेगी। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आचार संहिता की वजह से जो विकास पर ब्रेक लगता है वो ब्रेक खुल जाएगा। तो ये तीन प्रश्न हैं, आप में से कोई भी अगर इन्हें जवाब देना चाहे तो सर। अरे जय श्री राम, आप बताइए, Yes, फिर मैं आपको सपोर्ट yeah, सप्लीमेंट yeah, करूंगा yeah, जहाँ जरूरत हो। yeah, yeah, yeah. Yes, 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 Mr. Varun. I just before going to your question with respect to hung assemblies or if the verdict is hung like that, I would like to add that as I was listening to Professor Bandari sir said that 2019 election expenditure, election commission spent only 9,000 crores and political parties have spent 60,000 crores. Now I am looking at that 60,000 crores from a positive side. When political parties spend more money, it will also help the economy of the country will also grow because we receive revenue, we receive taxes like that. But of course, as long as that is a legal expenditure, we can always encourage that expenses. That's a different issue. But the next pertinent question that you have put that what happens if the majority is not majority does not come when this thing. So I always believe that see in England or in other countries we have only two-party system. But unfortunately, in India, we have these regional parties are more. As I was looking into some data, there are more than 750 parties are there in India. We don't know the names of them, except some 20 or 30. So if along with this one nation, one election, even the center may or even the country may think that why don't we have only two parties or three parties, not the multiple parties, like where we should end the growth of this mushroom growth of political parties. Number one, this one. And in spite of this, when there is an hung assembly, we have got a formula already. See, in constitution or in election, even in the law says that whenever there is a hung assembly, the formula is there that the governor or the president can invite the largest party which has got the majority and ask them to prove their majority, or post what you call pre-election alliance or post-election alliances. There will be there. That may not be a big problem to form a government. But only thing is, the question comes whether such governments which are formed, whether they sustain. That's what we have to ensure that whether such governments which are formed with that split verdict will sustain for the complete tenure of that Lok Sabha night. So this is what I wanted to share. And another challenge that what Professor Bandari sir was telling is that with respect to the when the interest of the interest that is involved in this election. So when one nation, one election goes there, now normally there will be a difference in state interest and also the nation interest. So this is where we have to bring a consensus. So we have to bring consensus among the people or among the parties so that they can be prepared to face this one nation, one election. As Professor Bandari was rightly said that 2024 probably it may not be possible, but in meantime we can start thinking on this side and we shall slowly removing those hurdles which we have, and at one or other day definitely this country can go back those 1967 days where we can have one nation, one election.
So these are my thoughts, sir. So your I remarks. can simply supplement. See, we have, as I said, we have to give out of box thinking. We have to do certain experiments. Long back, I wrote an article. Why not think of a national government in case of a hung parliament or hung assembly? Why these hung assembly and parliaments are occurring? You have rightly said. After 1967, the regional parties came up like mushroom growth. So one party forming government in one state, one party forming government in another state without the mainstream national party support. And mainstream national parties are getting lower status in those states. Like in Telangana, we have a BRS party, Congress, BJP are in minority. No presence, no say. This practice is not good. This regionalism is increasing and nationalism is decreasing. And these regional parties, they only think of the region and not of the nation. Another important thing, which when there is a pressure of this, what you call Achar Sanhita, code of conduct, what we have seen in Rajasthan, the government has started distributing what we call revdis. I think we had a discussion some time back. Right, sir. Whatever you want. In Karnataka also, I was told that the government started making false promises which are not practicable. अगर हम आ गए तो ये कर देंगे, आपको टीवी दे देंगे, कल कहेंगे आपको साल भर फ्री एयर ट्रैवल भी देंगे हर व्यक्ति को, आपको एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी कराएंगे अमेरिका की, कुछ भी कह दीजिए आप, कहने में क्या लगता है? तो ये आगे चल के स्टेट की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करता है. आज राजस्थान में जो घोषणाएं हुई है, अच्छा लगता है, महिलाओं को मोबाइल मिलता है 20,000 रुपए का, अच्छा लगता है, लेकिन बजट का क्या होगा? पैसा कहां से आएगा? ऑलरेडी स्टेट के ऊपर हजारों करोड़ का लोन है. खैर, तो ये सब चीजें बंद होगी और एक ये रखना पड़ेगा कि आप सरकार बदलिए, डिफेक्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी. ये आप ध्यान रख लीजिए. आपको 5 साल काम करना है, चाहे मिलकर करें, चाहे जॉइंट गवर्नमेंट बनाए, चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल नेशनल गवर्नमेंट बनाए, क्यों नहीं बन सकती है? मुझे बताइए. एक पार्टी की 50 एमएलए है, एक के 40 है, एक के 70 है, प्रोपोर्शनेटली मिनिस्ट्री बना दीजिए. जब आप कहते ही हो, कहने के रूप में कि हम जनता के हित में काम करते हैं, हम जनता के सेवक हैं, तो वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. एंड द मेजोरिटी पार्टी विल हैव ए सीएम, द नेक्स्ट मेजोरिटी विल मे हैव ए डेप्यूटी सीएम, and a sharing, seat sharing, power sharing formula can be arrived. But mind it, the assembly or the parliament will never be dissolved. That is what we want. It will be dissolved only when it terms completes. That is what we want. That can be done. And that should be done. Second thing, you may also ask, suppose a person dies. Anybody can die. Anybody can resign. ये तो मेरी फ्रीडम है लोकतंत्र में कि आज मैं एक्स पार्टी से आया, मुझे नहीं जचता, पार्टी मेरी केयर नहीं करती है, आई विल गो टू अनदर पार्टी. अगर आप अकेले जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा. एक ग्रुप में आप जाते हैं, 1/3 से ज्यादा 25 आदमियों को लेके चले जाते हैं, तो नहीं लागू होगा. उस केस में आप ये प्रोविजन करिए कि अगर आपने रिजाइन किया या आपकी डेथ भी हो गई, तो जो नेक्स्ट पर्सन जिसको सेकंड वोट मिले थे वो इलेक्टेड डिक्लेयर होगा. हमारे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में होता है, वेटिंग लिस्ट बनती है. मिस्टर एक्स इज सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट एंड मिस्टर वाई जेड आर इन द वेटिंग लिस्ट. सपोज एक्स डजंट ज्वाइन और unfortunately anything happens to X, why will be given the appointment? Because he has also been selected, but he has put on number 2. Similarly, people have given second vote. Suppose Varun is first and I am second. If Varun resigns or anything happens, unfortunately, I will get the chance to serve the people. आज ये चीजें ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे कैसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वी हैव टू डू इट. अदरवाइज बाई इलेक्शन चलते रहेंगे. एक बार इलेक्शन हो गए, फिर इस सीट का बाई इलेक्शन, इस सीट का बाई इलेक्शन, उस सीट का बाई इलेक्शन, वहां कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा. तो ये सब चीजें अब समय आ गया है. आई एम ऑफ द ओपिनियन, आई थिंक वी ऑल आर ऑफ द ओपिनियन that all these things, all these practices which are going for years together should be stopped. And let us make our democracy a healthy democracy.
an example in the world that India is a country where elections are conducted in a decent manner, free and fair manner, and there are no frequent elections. Every time we are not in election mode. This is, again, I think we should go for. Thank you so much, sir. Professor Dr. M.K. Bhandari sir, Dr. Beniwal Jaisima sir. ये बात बहुत क्लियर है और ये बात बहुत साफ है कि देश में जब बड़े बड़े बदलाव होने की बयार शुरू हो चुकी है, जब आर्टिकल 370 हट सकता है, जब 3 तलाक खत्म हो सकता है, जब राम मंदिर बन सकता है, लगातार जब बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो देश प्रगति की ओर देख रहा है, देश अच्छे विकास की ओर देख रहा है। और अच्छे बदलाव करने निकलते हैं तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, और उन रास्तों को पब्लिक को समझना होगा, उन रास्तों पर आगे चलना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी, जनतंत्र, लोकतंत्र जनता का तंत्र होता है, जनता उनकी मालिक होती है। लेकिन वो जो जनतंत्र है एक अनुशासन के साथ चलना चाहिए, उसमें अनुशासन मौजूद होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन से ये जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर M.K. भंडारी, प्रोफेसर डॉक्टर बेलिगल जैसेमा हमसे जुड़ने के लिए। और ऐसे ही हम जनता को जागरूक करने की ये मुहिम लगातार राजस्थान संवाद पर अलग अलग विषयों के साथ, उन विषयों को पूरा ब्रेक डाउन करके आपको पूरी तरह से समझा के और उनके सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने लाकर बिना हल्ले की डिबेट करके और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको चीजों को समझाने की ये जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है, और हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। मैं एक लाइन से बात को खत्म करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा वरुण, और मैं आपको बधाई देता हूँ, और प्रोफेसर जयसीमा को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने हमारा निमंत्रण, he has accepted our invitation, and despite his health is not very good at this point of time, but still he has participated effectively. Democracy without discipline is a mobocracy. भीड़ तंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। जब हम लोकतंत्र में लोगों को आजादी देते हैं चुनने की, तो उनको इस आजादी का इस्तेमाल डिसिप्लिन के साथ करना होगा, जिम्मेदारी के साथ करना होगा, और नेताओं को वही जिम्मेदारी और वही डिसिप्लिन जनता को सिखाना होगा। Thank you very much, Varun, for giving us this opportunity to express our opinion.